नमस्कार। हम एसिम्प्टोट्स चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसी से आगे कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्न त्रिपद वक्र के अनंत स्पर्शी वक्र को 3 बार काटते हैं तथा रेखा जो दी गई है x - y + 1 = 0 पर स्थित है। तो हमारे पास जो वक्र का समीकरण जो 3 घात का है वो ये दिया हुआ है, x³ - 2y³ + xy 2x - y + y ब्रैकेट में x - y + 1 = 0। हमें बताना है कि इस वक्र के जो अनंत स्पर्शी है इस वक्र को 3 बार काटते हैं और ये जो रेखा दी गई है इस पर स्थित है। तो हमारे पास जो दिया गया वक्र उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले 3 घात के पद लिख लिए सारे, x³ - 2y³ + 2x² - xy² + xy - y² + 1 = 0। तो ये हमारे पास अगर हम इसमें देखें, समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने से। अगर हम इसमें देखें कि phi 3m यानी कि 3 घात के पद x = 1 और y = m रखने पर, जैसे कि हम पूर्व में कर चुके हैं वैसा हम देखते हैं, तो phi 3m = ये हमारे पास वैल्यू आती है। इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो phi 3-m = ये हम प्राप्त करते हैं, जिससे कि हम सिंप्लीफाई करके ये प्राप्त कर लेते हैं 2 1 - m - m²। इसी तरह से हम phi 2m यानी कि 2 घात के पद में x = 1 y = m रखने पर ये हम प्राप्त करते हैं m × 1 - m। अब हमें m के मान निकालने हैं, इसलिए phi 3m = 0 से हम देखते हैं m के मान किस तरह से निकालते हैं हम। 1 - 2m³ + 2m - m² = 0 से, क्योंकि इसके गुणनखंड हमें करने होंगे तो हम आप सभी जानते हैं गुणनखंड किस तरह से किए जाते हैं। तो यहाँ से m के मान हमारे पास 1 और -½ ये मिलते हैं। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दिया। तो अब हम c के मान निकालेंगे। m के इन मानों के करस्पॉन्डिंग हमें c के मान निकालने हैं। तो c = हम जानते हैं फॉर्मूला -phi n - 1m phi n-m। phi n - 1m जैसा कि हमें पता है 3 घात का समीकरण है, यानी कि अंश में आएगा phi 2m और हर में आएगा phi 3-m। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू रखने पर समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त होती है। अब हम इसमें m के मान रखते जाएंगे 1 - 1 और -½ और इनके करस्पॉन्डिंग c के वैल्यूज़ हम प्राप्त करेंगे। m = 1 रखते हैं तो हमारे पास c का मान 0 आता है। m = -1 रखते हैं तो c का मान -½ आता है, -1 आता है। और m = -½ रखते हैं तो c का मान ½ आता है। तो y = mx + c में m के मान और करस्पॉन्डिंग c के मान हम रखते हैं तो हमारे पास ये 3 अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होती है। y = x, y = -x - 1 और y = -½ x + ½ जिसे हम और सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इन सभी अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण हमारे पास ये प्राप्त होगी। अब चूंकि हमें जो सवाल है वो ये बताना है कि जो अनंत स्पर्शियाँ हैं इस वक्र की, दिए गए वक्र की, ये इस वक्र को 3 बार काटती है और इस सरल रेखा पर स्थित है। यानी कि अब हम देखें कि वक्र और ये अनंत स्पर्शियों का जो संयुक्त समीकरण है इनका प्रतिच्छेद बिंदु किस रेखा पर स्थित है, वो यही रेखा आनी चाहिए। तो हमने समीकरण नंबर 1 जो कि वक्र है उसमें से समीकरण नंबर 4 को माइनस किया तो हमारे पास इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु जिस रेखा पर स्थित है वो आ गए, यानी कि x - y + 1। तो ये एक बात तो सिद्ध हो गई हमारी। अब दूसरी बात हमें ये बताना था कि वक्र को हम पढ़ चुके हैं कि n घात का वक्र को n अनंत स्पर्शियाँ जो हैं n × n - 2 बिंदुओं पर कट करती है। तो यहाँ पर 3 घात का वक्र है और 3 अनंत स्पर्शियाँ हैं, तो ये वक्र को 3 × 3 - 2 यानी कि 3 बिंदुओं पर काटेगी। यही हमें बताना था। अगला सवाल हम देखते हैं। उस त्रिघात की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अनंत स्पर्शियाँ वही है जो निम्न वक्र की है, और वक्र है ये, और जो यानी कि समीकरण त्रिघात का बिंदु 0 0 1 0 1 और 1 0 से गुजरती है। यानी कि हमें
उस तीन घात के समीकरण को निकालना है जिसकी अनंत स्पर्शियाँ बिल्कुल वही है जो कि इस दिए हुए वक्र की है। और वो त्रिघात का समीकरण जो है वो ये जो दिए गए बिंदु इनसे गुजरता है। तो पहली बात तो हम यहाँ जो इस दिए गए वक्र के बारे में बात करते हैं। तो दिए गए वक्र में हमारे पास देखो तीन घात के पद यानी कि f3 ये दिया हुआ है, x³ माइनस 6x² प्लस 11xy² प्लस माइनस 6y³। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। और दो घात के पद तो है नहीं है, ये एक घात के पद है यानी कि f1 वो ये हो गए। तो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब ये अनावृत गुणनखंड आते हैं किसी वक्र के घात के, जैसे कि f3 हमारे पास आ गया x माइनस वाई, x माइनस 2y, x माइनस 3y, और f1 आ गया x प्लस वाई प्लस 1, यानी कि हम इसे पूर्व की भांति हम पढ़ चुके हैं। इसे हम वक्र के समीकरण को f3 प्लस f1 इज इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वक्र की अनंत स्पर्शी हम पढ़ चुके हैं कि वो f3 इज इक्वल टू 0 होती है। इसलिए वक्र के समीकरण को f3 प्लस f1 इज इक्वल टू 0 के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं। तो जहाँ पर हमने बताया भी है कि f3 के गुणनखंड अनावृत एक घाती है, यानी कि नॉन रिपीटेड है और लीनियर है इसके गुणनखंड एक घात के। तो अनंत स्पर्शियों को संयुक्त समीकरण जैसा कि हमने अभी बताया f3 इज इक्वल टू 0 हम बता सकते हैं। अब जो हमें बताना है त्रिघात का समीकरण ज्ञात करना है। उसकी अनंत स्पर्शियाँ भी वही है जो कि अभी हमने जिस वक्र की निकाली है अनंत स्पर्शियाँ, यानी कि उसका पहला पद तो यही होगा जो हमें त्रिघात का समीकरण निकालना है f3, क्योंकि उसकी और इसकी अनंत स्पर्शियाँ सेम है, प्लस f1। अब f1 हमें एक सामान्य रूप का मानना पड़ेगा, यानी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसलिए हम त्रिघात के समीकरण के सामान्य रूप को इस तरह से लिख सकते हैं। f3 तो आएगा ही क्योंकि वो उसकी अनंत स्पर्शियाँ भी यही है जो कि दिए गए वक्र की है। f1 जो कि हमारे पास यहाँ x प्लस वाई प्लस 1 था, तो हमें इसे सामान्य रूप में ले लिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास त्रिघात का समीकरण हमने सामान्य रूप उसका ये मान लिया। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, जहाँ पर ax प्लस by प्लस c एक सामान्य रैखिक व्यंजक है। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो वक्र है त्रिघात का समीकरण ये 0 0 0 1 और 1 0 से गुजरता है। तो हम एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास 0 0 पुट करने पर c बराबर 0 आता है, 0 1 पुट करने पर हमारे पास जैसे कि, और 1 0 पुट करने पर हमें b की वैल्यू मिलती है 6 और a के मान -1 मिलता है। अब a b और c के तीनों मानों को जब हम इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमारे पास एक वक्र का तीन घात के वक्र का समीकरण प्राप्त होता है। x³ माइनस 6x² प्लस 11xy² माइनस 6y³ माइनस x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो समीकरण तीन घात का समीकरण के वक्र का समीकरण ज्ञात करना था वो हमने यहाँ प्राप्त कर लिया। अब हम एक सवाल और देखते हैं। वक्र x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3ax² की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए तथा वक्र के सापेक्ष उनकी स्थिति बताइए। इस तरह का हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो है अनंत स्पर्शी थी हमारे पास, और उसके लिए हमें दिया गया वक्र था y इज इक्वल टू mx प्लस सी प्लस a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन x² प्लस c अपॉन x³ प्लस डैश डैश। इस वक्र के सापेक्ष हमें y इज इक्वल टू mx प्लस सी की स्थिति बतानी थी। तो हमारे पास यहाँ वक्र दे दिया x³ प्लस y³ प्लस 3ax²। इसकी अनंत स्पर्शियाँ पहले तो ज्ञात करनी है, तो हम इसे उसी रूप में लाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके इस वक्र के सापेक्ष उसकी अनंत स्पर्शी की स्थिति बताएंगे। तो वक्र का समीकरण ये दिया हुआ है, इसे हमने इस तरह से लिखा y इज इक्वल टू y³ इज इक्वल टू 3ax² माइनस x³ कॉमन लेने पर हमारे पास अंदर बचेगा 1 माइनस 3a अपॉन एक्स। y का मान किया हमने निकाला, तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं जिसे हमने 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंशन कर दिया, प्रसार कर दिया इसका हमने। तो सिंप्लीफाई करने पे इसे जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण मिलेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस a अपॉन एक्स प्लस डैश डैश डैश। ये उसी रूप का समीकरण आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी प्लस a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन x² प्लस c अपॉन x³ प्लस डैश डैश। तो हमने पढ़ा था कि उस समय
उस आर्टिकल में कि उसकी अनंत स्पर्शियाँ क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसी प्रकार इस वक्र की अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए। इसकी एक अनंत स्पर्शी हमें यहाँ प्राप्त होगी। अब हमारे पास अनंत स्पर्शी भी है और वक्र का समीकरण भी है, तो हमें इसके सापेक्ष इसकी स्थिति ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया था वहाँ आर्टिकल में, दोनों का, वक्र का और अनंत स्पर्शी का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि भुज को सेम माना था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों का भुज जो है वो समान है एक्स, और वक्र की और अनंत स्पर्शी की जो कोटियाँ हैं यानी कि उनका वाई कोऑर्डिनेट वो हमने y1 y2 मान लिया। यानी कि वक्र के कोऑर्डिनेट तो एक्स y1 है किसी बिंदु के, और अनंत स्पर्शी के कोऑर्डिनेट एक्स y2 है। तो अब हम y1 माइनस y2 जब निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वक्र के समीकरण में हमने यहाँ y1 पुट कर देंगे, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें हम y इज इक्वल टू y1 पुट कर देंगे, और x तो हमने माना ही है कॉमन। और अनंत स्पर्शी का जो समीकरण है ये वाला माइनस एक्स प्लस है, इसमें y की जगह y2 पुट कर देंगे। तो अब फिर y1 माइनस y2 करेंगे तो हमारे पास देखो, इसमें से जब ये में से ये घटाएंगे जब हम, तो हमारे पास y1 माइनस y2 इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस डैश डैश, इस तरह से आगे तक बढ़ेगा। तो अब इसमें a तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा क्योंकि ए स्क्वायर है, डिपेंड करेगी स्थिति x पर, यानी कि ए स्क्वायर का मान तो सदैव धनात्मक रहेगा। जब x धनात्मक होगा तो राइट हैंड साइड की टर्म भी पॉजिटिव आएगी, और हम पर्याप्त बड़ा इसको लेंगे x के मान को, तो वक्र जो है अनंत स्पर्शी के ऊपर की ओर होगा, क्योंकि इस केस में y1 इज ग्रेटर देन y2 हो जाएगा जब राइट हैंड साइड पॉजिटिव आएगी तो। और जब x का मान ऋणात्मक होगा तो हमारे पास y1 माइनस y2 नेगेटिव आएगा, यानी कि इस केस में y1 इज लेस देन y2 आ जाएगा। तो इस केस में वक्र जो है अनंत स्पर्शी के नीचे की ओर होगा। तो आज हमने सवाल किए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी एक बार आप और देखना इसे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज ये अनंत स्पर्शी का जो चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, अगली बार हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले भाग के लिए अगले कक्षा में पढ़ेंगे।